9 का जो है वो मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। हम आप लोग को ये भी बता दें कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए ये सभी के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग पूरे ध्यान से देखिएगा। जहां आप लोगों को समझाने की आवश्यकता पड़ेगा वहां हम पूरे समझाएंगे, जहां हमको लगेगा कि इसका डायरेक्ट आंसर ये बता देना वो हम आप लोग को बता देंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को पूरे के पूरे तरीके से आप लोग देखिएगा। इसको आप पीडीएफ के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं, और इससे क्या होगा कि इसका पीडीएफ निकाल के, या इससे पीडीएफ अगर आप उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं तो आप इसको देख कर यानी वीडियो को रोक कर इस सभी क्वेश्चन को एक कॉपी में लिखने के बाद आप बहुत आसानी से इसको एक बार घर में अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये आपको बोर्ड परीक्षा में लगभग क्वेश्चन इससे मैच करेगा। चलिए अब हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा 9th क्लास का जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है सो देखिएगा। ये कक्षा 9 का है, हम बार बार बता रहे हैं कक्षा 9 का दिया हुआ है। तो देखिएगा इसमें क्या दिया हुआ है सो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्योंकि इसका वीडियो हम एक बार रिटेन में बताएं, लेकिन हम आपको लगभग इसको एक बार में ही 30 के 30 क्वेश्चन को कंप्लीट करवा देंगे। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ सो देखिए। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है किन्हीं दो संख्याओं के बीच होती है। बस दो संख्याओं के बीच में क्या होता है, लिखा हुआ केवल एक परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या, अनंत परिमेय संख्या या कोई परिमेय संख्या नहीं। तो हम आपको ये बता दें कि किसी भी दो संख्या के बीच में जो परिमेय संख्या होती है वो अनंत होती है। अनंत का मतलब बहुत सारी संख्या होती है, उसका कोई अंत नहीं होता है। इसका मतलब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए आप लोग को लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं जानते हैं, जो संख्याएं रूट में रहती है। देखिए जैसे सभी के सभी संख्या रूट में, लेकिन रूट में रहने के साथ में जिस संख्या का वर्गमूल यानी पूर्ण वर्गमूल प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे कि आप लोग को थोड़ा सा समझा देते हैं, पूर्ण वर्गमूल प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे क्या हो गया, जैसे देखिएगा आप लोग, जैसे कि अभी हम आप लोग को बोल दिए यहाँ दे दिया 4, तो बताइए 4 का हम लोग अगर गुणनखंड करते हैं 2 into 2 होता है, तो इसका सभी अंक का क्या होता है, जोड़ा लग जाता है। और जोड़ा लगेगा क्या होगा, बाहर हो जाएगा। अगर बाहर हो गया तो ये क्या बन गया, परिमेय संख्या। क्या बन गया, ये परिमेय संख्या बन गया। लेकिन कुछ बहुत सारी ऐसे संख्याएं होती है जो उसके ऊपर में रूट लगा हुआ रहता है, लेकिन उसका अगर गुणनखंड करते हैं तो सभी के सभी संख्या बाहर नहीं निकालती है। जैसे क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं, जैसे हम ले लिए, क्या ले लेते, 12 ले लेते। अब बताइए 12 का अगर हम लोग गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 into 2 into 3। अब बताइए इसका तो जोड़ा लग गया, तो ये तो क्या हो गया, बाहर निकल गया। लेकिन 3 का जोड़ा लगा नहीं, तो 3 का जब जोड़ा नहीं लगा तो क्या होगा, ये रूट के अंदर रहेगा। अब बताइए अगर इसको को पूछे कि बताइए 12 का पूर्ण वर्गमूल कितना हुआ, तो इसका बताइए पूर्ण वर्गमूल निकला नहीं, क्योंकि इसके अंदर में √3 बचा हुआ ही रह गया। तो इसका मतलब ये पूर्ण वर्गमूल नहीं है। तो हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं कि जिसका पूर्ण वर्गमूल प्राप्त नहीं किया जा सकता वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अब बताइए 12 के बारे में अगर कोई पूछे तो 12 क्या है, मेरा अपरिमेय संख्या है ना। तो अगर ऐसा समझ गए होंगे तो देखिए इस क्वेश्चन में आप समझिएगा। लिखा हुआ √16, तो 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। अब देखिए यहाँ दिया हुआ 12 दिया हुआ, थोड़ा कोशिश कीजिएगा। जैसे देखिए क्या लिखा है, 12/3। अब ऐसा नहीं 12 के बारे में हम आपको एग्जांपल में बताएं तो 12 को आप डायरेक्ट बोल दीजिएगा अपरिमेय, क्योंकि इसके नीचे 3 भी लगा हुआ है। अगर इसको काटिएगा 3 से 4 बार में कट जाता है। अब बताइए अब क्या आ गया, रूट अंडर आ गया 4। अब बताइए 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा। तो बताइए 2 क्या हो गया, मेरा परिमेय संख्या हो गया ना, तो इसलिए। अब देखिए ये लिखा हुआ है 12, यहाँ लिखा हुआ है 100, तो 100 जो है 100 का वर्गमूल होता है 10। आप लोग भली भांति जानते होंगे। लेकिन 12 का भी हम जस्ट बताएं, देखिए 12 का क्या बताएं, तो 12 का पूर्ण वर्गमूल प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या। तो हम लोग को ऑप्शन में क्या पूछा कि इसमें कौन सा अपरिमेय संख्या, तो कौन सा होगा, 3 नंबर हो जाएगा मेरा अपरिमेय संख्या √12। ठीक है, अब हम लोग आगे आ जाते हैं। आगे अब हम लोग क्या देखेंगे, तो आगे हम लोग अगला में दिया हुआ कि पाई है। बताइए पाई क्या है, तो आप लोग को बता दें पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। पाई क्या होती है, अपरिमेय संख्या। इसमें कौन सा होगा, दूसरा नंबर होगा, ऑप्शन नंबर अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये हो गया। हम आपको ये भी बता दें कि इस सभी के सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप बोर्ड एग्जाम अगर 9 का देते हैं तो इस सभी के सभी क्वेश्चन लगभग आपका मैच कर जाएगा। इसलिए आप बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा, और इसको आप चाहिएगा तो आप इसको आराम से घर में इस सभी क्वेश्चन को दोबारा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला में दिया हुआ है 4। तो चौथा में क्या लिखा हुआ है,
47 के ऊपर में क्या है, रेकरिंग दे दिया। ये दोनों अंक पर क्या दे दिया, रेकरिंग दिया हुआ। अगर ये दोनों अंकों के ऊपर में रेकरिंग दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है जानते हैं कि 4 और 7 बार बार आएगा। अगर यानी किसी अंक को भागा दीजिएगा तो भागा देने के बाद वो अंक कभी नहीं कटेगा। जब कोई अंक नहीं करता है और वही संख्या बार बार रिपीट होता है तो उसके ऊपर में क्या करते हैं हम लोग, ये लाइन लगा देते हैं। इसी को हम लोग बार भी बोलते हैं और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेकरिंग बोलते हैं। जैसे आपको हम थोड़ा सा समझा देते हैं। जैसे क्या है कि कोई संख्या हम लोग ले लेते हैं, जैसे माना जाए हम लोग क्या करते हैं 3 से कि 10 को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 3 से अगर भागा देंगे 3 बार में तो 9 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ कितना बच गया, 1 बच गया। अब हम लोग पॉइंट देंगे, इस पॉइंट के बदले क्या देंगे, यहाँ 0 देंगे। फिर 3 बार में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 1 बचेगा, इसी पॉइंट के बदले फिर से 0 दीजिएगा। अब 3 के टेबल में 10 आएगा नहीं तो 3 बार में क्या आएगा, 9 आ जाएगा। फिर यहाँ 1 बचेगा, फिर यहाँ पॉइंट के बदले 0 दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसका मतलब ये है कि 3 3 3 इस तरह से आते रहेगा, है ना। अब बताइए इसमें कौन सी ऐसी संख्या है जो बार बार रिपीट हो रही है, 3 हो रही है। तो अगर इसको लिखने के बारी अगर कैसे लिखेंगे, तो अगर लिखने की बात आएगा तो हम लोग लिखेंगे 3.3 और इसके ऊपर में क्या करेंगे, 12 नहीं रेकरिंग का चिन्ह दे देंगे। अगर ये साइन चिन्ह दे दिए इसका मतलब ये अंक क्या है, बार बार आती है। इसका मतलब यही होता है। अब हम लोग को क्या बोला है इसमें, सो देखिएगा हम लोग को जो बोला है वो बोला है कि इसका मान कौन सा होगा। अब इसका मान दिया हुआ है 47, 43, 47/99 और 47/90। तो इसको सिंपल सा मेथड से अगर बनाइएगा, थोड़ा सा आप लोग इसको पढ़े होंगे, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, कौन सा आंसर होगा इसका, तो देख लीजिए। तो इसका आंसर जो है वो है इसका तीसरा होगा। कौन सा होगा, तीसरा। 47 बटा क्या होगा, 99। अब ये क्या ऐसे होता है अगर बोलिएगा तो थोड़ा सा शॉर्ट बता देते हैं, थोड़ा सा छोटा करके बता देते हैं अगर इसको पढ़ लिए होंगे तो। और अगर आप बोलिएगा तो इसको हम पूरा डिटेल इस चैप्टर को लेकर पढ़ा देंगे, है ना। अगर वैसा अगर नहीं पढ़े होंगे तो बोलिएगा, तो अगर कमेंट करके बताते टोटल हम इसका डिस्क्राइब करके टोटल बताए। हम आपको शॉर्ट बता देते हैं। सबसे पहले पहला को मान लेंगे 4 और 0.47447 डॉट डॉट डॉट, ये मेरा हो जाएगा इक्वेशन 1। हम लोग क्या करते हैं कि जिस अंक पर जितना अंकों के ऊपर में रेकरिंग दिया रहता है उतना 10 से हम लोग क्या करते हैं, गुना। तो 2 अंकों पर है तो 100 से गुना कर देते हैं। तो 100 से गुना करेंगे इसी को। तो अगर ऐसा करते हैं तो क्या होगा, इक्वेशन 2 बन जाएगा। जैसे हो जाएगा 2 यानी 100x बराबर, इसको इधर से गुना करेंगे तो जाएगा 47.474747 डॉट डॉट डॉट, ऐसा हो जाता है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग ये इक्वेशन 2 ले लेते हैं और इक्वेशन 2 में क्या करते हैं, 1 को घटा देते हैं। जब घटा दीजिएगा तो बराबर के इधर जब घटेगा तो हो जाएगा 99x और इधर वाला को घटाइएगा तो हो जाएगा 47। हमको x का मान अगर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे x का मान, तो हम लिखेंगे 47/99। तो इसीलिए हम आपको ऑप्शन नंबर तीसरा बताएं। बहुत सारे बच्चे को ये समझ में नहीं आया होगा, हाँ कमेंट करके बताइए। तो इसका पूरा डिस्क्राइब और डिटेल बताएंगे कैसे बनता है, कैसे इसका आंसर आ जाता है। हम अभी आपको ऑब्जेक्टिव बता दें, इसलिए हम लोग डायरेक्ट कोशिश किए कि डायरेक्ट इसका आंसर बता दें, क्योंकि आप लोग सभी को पढ़ लिए होंगे, भली बात ही हमको पता है, इसलिए हम आपको डायरेक्ट बता दें। हाँ लेकिन अगर कोई छात्र नहीं पढ़े हुए तो कमेंट करके बोलिएगा तो हम आपको ये पूरा डिटेल बता दो। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 5वां में। क्वेश्चन नंबर 5वां में क्या लिखा हुआ कि x² + 2x + 1 एक बहुपद है। हम लोग को बहुपद पूछा है। बहुपद क्या होता है, जिसमें बहुत सारे पद हो, लेकिन पद जो होना चाहिए, है ना, वो बहुत सारे पद होना चाहिए। लेकिन यहाँ बोला है एक बहुपद। एक बहुपद का मतलब एक ही प्रकार का चर होना चाहिए। जैसे x लिखा हुआ है तो x लिखा हुआ तो सिर्फ x ही लिखा हुआ होना चाहिए, y लिखा हुआ है सिर्फ y ही लिखा हुआ रहना चाहिए, तो उसको बोलते हैं एक बहुपद। 2 बहुपद तो जिसमें 2 बहुपद रहेगा, 2 चर रहेगा, उसको 2 बहुपद बोल सकते हैं। तो एक बहुपद तो ये क्या है, एक चर वाला बहुपद है। तो लिखा हुआ है x² + 2x + 1 एक बहुपद है। किस तरह का बहुपद है, एक चर वाला है, 2 चर वाला है, 3 चर वाला है, इनमें से कोई नहीं। तो ये इसमें जो लेटर x है तो इसका मतलब एक चर बहुपद, इसलिए कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा। अब इसी तरह बहुपद px = cx + d का शून्यक है। पता है इसका शून्यक क्या होगा, तो इसका शून्यक जो होगा, देखिएगा शून्यक निकालने का तरीका क्या है तो देख लीजिए। सबसे पहले क्या कीजिएगा, तो देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे cx + d बराबर हम लोग मान लेंगे 0। तो cx = d को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर निकालेंगे -d/c, यही हो जाएगा इसका ऑप्शन। तो देखते हैं कि
डी बाई सी किस में ऑप्शन है, तो माइनस डी बाई सी देखिएगा तीसरा में ऑप्शन दे रहा है, तो इसका मतलब ये इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला आ जाते हैं। अगला में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 का एक गुणनखंड x प्लस 5 है तो दूसरा गुणनखंड होगा। अब देखिए दूसरा गुणनखंड क्या होगा, तो लिखा हुआ है x माइनस 4, x प्लस 2, x प्लस 4, x माइनस 5, ये ऑप्शन दिया हुआ है। हम आपको थोड़ा सा बता देते, इस ऑप्शन वाला से ही इसका मान निकल जाएगा। अब बोलिएगा कैसे निकलेगा, x माइनस 4 दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग ऐसा करते हैं, इसका मान को हम लोग x का मान को क्या करें, इसमें बैठा के देखेंगे। अगर इसका मान 0 आ जाता है पूरे बहुपद का, इसका पूरा जो बहुपद दिया हुआ है, अगर इसका मान 0 आ जाता है तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, वही दूसरा गुणनखंड होगा। अब देखते हैं ये चारों ऑप्शन में से किससे यहाँ 0 बनता है ना। अब सबसे पहले हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। देखिएगा पहला में क्या दिया हुआ, पहला में दिया हुआ है x माइनस 4, तो इसको हम लोग मान लेते हैं 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4। हम लोग को इक्वेशन क्या दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20, आप लोग देख रहे होंगे, हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20। अब जहां जहां मेरा x रहेगा हम लोग क्या करेंगे 4 बैठेंगे, ना लिखेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 20। अब 4 का स्क्वायर 4 चक 16 प्लस 4 माइनस 20, दोनों को जोड़ देंगे हो जाएगा 20 माइनस 20 बराबर कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, पहला ही होगा। तो पहला वाला से ही क्या आ जाता है 0 आ जाता है, इसका मतलब इसका आंसर कौन सा होगा x माइनस 4। इसका मतलब दूसरा गुणनखंड जो कौन सा है x माइनस 4। अब ये सबको ट्राई करके उसी तरह देखिएगा 0 नहीं आएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लिखा हुआ बहुपद 7x के पावर 5 प्लस 8x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 का घात है, बताइए इसका घात कौन सा होगा। तो किसी भी बहुपद में दिया हुआ जो बहुपद रहता है उसमें सबसे बड़ा घात वाला को ही माना जाता है। तो इसमें सबसे बड़ा घात कितना है, तो इसमें सबसे बड़ा घात है 5, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा चौथा 5, क्योंकि कोई भी एक बहुपद का सबसे बड़ा डिग्री को लिया जाता है। किसको लिया जाता है, सबसे बड़ा डिग्री यानी बड़ा घात को। तो इस बहुपद में सबसे बड़ा घात है 5, इसलिए आंसर कौन सा होगा 5, और ऑप्शन नंबर कौन सा मिलता है मेरा चौथा मिलता है ना। अब हम लोग 8वां तक हम लोग देख लीजिए, अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, 9 नंबर में क्या दिया, 9 नंबर में कौन सा बिंदु x अक्ष पर स्थित है। अब देखिए हम आपको बता देते, जिस यक्ष के बारे में बोलेगा उसका मान क्या होगा x ही होगा, लेकिन जिस यक्ष के बारे में नहीं बोला जाएगा उसका मान कितना होगा 0 होगा। तो जिस यक्ष के, अब हम लोग को देखना ये है कि इसका आंसर होगा कौन। तो अगर इस हिसाब से अगर हम लोग सेट करके देखते हैं तो समझिए यहाँ x अक्ष का जिक्र किया, इसका मतलब x अक्ष की जगह यानी x का मान x ही रहेगा, क्योंकि x अक्ष का जिक्र किया, और y का मान कितना होगा 0 होगा। अब देखते हैं इस पर कौन सा क्वेश्चन सेट होता है। तो इस पर देखेंगे ऑप्शन वाला में हम लोग देखेंगे तो 1 3 दिया हुआ, तो ये होगा नहीं, क्योंकि यहाँ 0 के बात किया तो 0 है नहीं इसमें। यहाँ है 0 1, तो ये भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ फर्स्ट में 0 नहीं, यहाँ सेकंड में 0 है ना, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ y का मान 0, ये नहीं होगा। यहाँ देखिएगा यहाँ y का मान 0 दिया हुआ है, और यहाँ क्या 0 0 दिया हुआ है, तो क्योंकि ये तो 0 है सेकेंड, लेकिन फर्स्ट में 0 बोला है नहीं, क्योंकि x का बात बोला है तो x अक्ष रह सकता है, माने इसका वैल्यू 0 नहीं हो सकता, इसका वैल्यू क्या हो सकता है अंक हो सकता है, यानी प्राकृतिक संख्या कुछ भी हो जाए। तो इसका मतलब इसका सही आंसर जो होगा कौन सा होगा, तीसरा होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका दूसरा 0 है और पहला क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा 3 नंबर होगा, 3 होगा, ये ला होगा, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 10। एक्स अक्ष से बिंदु 2 3 की दूरी है। देखिए जिस यक्ष के बारे में बोलेगा उसका दूसरा बताना। एक्स अक्ष जो होता है y का दूरी बताता है, और y अक्ष जो होता है वो x का दूरी बताता है। तो देखिए ब्रैकेट जो यहाँ दिया हुआ ये पहला होता है x और दूसरा क्या होता है y होता है, ये हम लोग सभी को जानते हैं। तो बताइए यहाँ x अक्ष से बिंदु 2 और 3 की दूरी बोला है, तो x अक्ष का जिक्र किया, इसका मतलब हम लोग बताना किसका आंसर है, हम लोग बताना है y का आंसर। तो y इसमें कौन है 3 है, तो 3 इस ऑप्शन नंबर में कौन सा है, तो दूसरा है, तो इसका मतलब इसका आंसर कौन सा होगा दूसरा। फिर से एक बार समझ लीजिए अगर किन्हीं को समझ में नहीं आता है तो, अगर x अक्ष का बात बोलेगा तो हम लोग y अक्ष का दूरी बताएंगे और y का वैल्यू बताएंगे, और अगर y अक्ष के बारे में बोलेगा तो हम लोग x अक्ष का मान बताएंगे। तो यहाँ x अक्ष का बात बोला है इसलिए y का वैल्यू बताएं, क्योंकि ब्रैकेट में पहले होता है x
और दूसरा क्या होता है, y होता है। तो हम लोग x अक्ष का बात किया इसलिए y का मान बताएं। अगर हम लोग यहाँ लिखा रहता y तो हम लोग किसका बताते हैं, x अक्ष का, तो उसका आंसर कौन सा हो जाता, 2। लेकिन यहाँ x है इसलिए इसका आंसर y बताएंगे तो 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आंसर। चलिए हो गया। 11 नंबर में कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। अब द्वितीय चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश अगर किन्हीं को नहीं पता, देखिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करें, एक इस तरह से चतुर्थांश पार्ट बनाते हैं। इसमें होता है, ये होता है फर्स्ट, ये होता है सेकेंड, ये होता है थर्ड, और ये क्या होता है, फोर्थ होता है। पहला में होता है प्लस प्लस, ठीक। दूसरा में होता है माइनस प्लस, तीसरा में होता है माइनस माइनस, और चौथा में क्या होता है, प्लस माइनस। समझ में आ गया। हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला, यहाँ तो समझ में आ गया। तो हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला, सो देखिए क्वेश्चन में बोला है कि कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। द्वितीय चतुर्थांश का बात बोल रहा है, इसका मतलब x का वैल्यू माइनस में होना चाहिए और y का वैल्यू जो होना चाहिए क्या चीज में होना चाहिए, प्लस का। ध्यान दीजिएगा, x का वैल्यू यानी x बराबर होना चाहिए माइनस और y बराबर होना चाहिए प्लस। तो अब हम लोग देखते हैं इस ऑप्शन में कौन सा मैच करता है। तो देखिएगा यहाँ जो दिया हुआ है ना, इसमें जो दिया हुआ देखिए लिखा 2 और 3, तो 2 भी प्लस में 3 भी प्लस में, तो ये होगा नहीं। यहाँ लिखा हुआ है 2 और -3, तो क्योंकि हम लोग को कंडीशन क्या बताया कि पहले माइनस और दूसरा प्लस, तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखिएगा -2 और 3, तो देखिए ये है माइनस में, पहला माइनस और दूसरा प्लस, तो ये मैच कराने। x का वैल्यू क्या होना चाहिए माइनस में और y का वैल्यू क्या होना चाहिए प्लस में। अगर किन्हीं को समझ में नहीं आता देखिए यहाँ समझ लीजिए, x का वैल्यू क्या चीज दिया माइनस में और y का वैल्यू क्या है प्लस में, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। चौथा में देखिएगा तो माइनस माइनस दिया होता है तो होगा ही नहीं, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं अगला में। आगे दिया 12 नंबर, लिखा एक बिंदु का आयाम होता है। बताइए एक बिंदु का आयाम क्या होता है, क्या होता है, एक बिंदु का आयाम जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0, ठीक है। एक बिंदु का आयाम जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। अब अगला में ठोस की सीमाएं कहलाती। बताइए ठोस की सीमा क्या कहलाती। अगर कोई ठोस है तो उसका सीमा को हम लोग क्या बोलेंगे, तो ठोस के सीमा को जो हम लोग बोलते हैं वो बोलते हैं सतह, बोलते हैं सरफेस बोलते हैं। याद रखिएगा, ना वक्र बोला जाता है, ना रेखाएं बोला जाता है, ना बिंदु बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, सतह बोला जाता है, ठीक है। अब 14 नंबर, 14 यानी 14 नंबर भी क्या, निम्नलिखित में से किसको प्रमाण की आवश्यकता है। इसमें कौन सा ऐसा है जिसको प्रमाण की आवश्यकता होता है। बताइए हम लोग जो बनाते हैं अगर, तो हम लोग किसमें प्रमाण की आवश्यकता पड़ता है, तो हम लोग सभी को जानते हैं, क्योंकि अगर ज्यामिति पढ़े होंगे तो आप लोग सब जानते हैं कि प्रमाण की आवश्यकता होता है वो थ्योरम में होता है, यानी प्रमेय में होता है। परिभाषा में प्रमाण करने की क्या जरूरत, क्योंकि परिभाषा तो बताता ही है। अभिधारणा में तो वैसे ही है। इसी तरह अभिगृहित जो दिया वो भी इसमें भी नहीं चाहिए हमको प्रमाण की आवश्यकता, इसमें भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं चाहिए, इसमें भी प्रमाण, हमको सिर्फ प्रमेय में हमको प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। अब हम लोग आ जाते हैं, एक पूर्ण कोण है। पूर्ण कोण बोलते हैं किसको, पूर्ण कोण बोलते हैं जो 360 डिग्री का कोण बनाता है, यानी एक बार पूरा चक्कर लगा लेगा। जैसे अगर एक सर्कल माना जाए, इस तरह समझिए कि एक सर्कल है। अब एक सर्कल को बनाने के लिए ऐसे लेंगे और पूरा गोल घुमा देंगे, और गोल घुमा फिर वहीं आके जिस जगह से शुरू करेंगे फिर वही से जगह पर गोल घूम के खत्म हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण कोण बोलते हैं। पूर्ण मतलब पूरा घूम गया। तो पूर्ण कोण जो होता है कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, चौथा, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में, लिखा 42 डिग्री का पूरा कोण होगा। अब बताइए 42 डिग्री का पूरा कोण पूछ रहा। आप लोग सभी को जानते हैं कि पूरा कोण किसको बोलते हैं, जब दो कोण को जब दो कोण को जोड़िएगा और 90 डिग्री हो जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, पूरा कोण। तो माना जाए अगर एक कोण दिया 42 डिग्री तो दूसरा कोण क्या होगा। तो हम अभी आपको क्या बताएं कि दो कोण को जोड़िएगा। कितना कोण को जोड़िएगा, दो कोण को। तो एक अगर दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा, अगर एक दिया है 42 डिग्री तो दूसरा कितना होगा, तो 90 डिग्री में 42 डिग्री को क्या करेंगे, घटा देंगे। अगर 42 डिग्री को घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 42 डिग्री को घटाएंगे तो हो जाएगा 48 डिग्री। इसका मतलब इसका ऑप्शन में कौन सा मैच करेगा, इसका ऑप्शन नंबर देखिए, पहला में दिया हुआ है 138 डिग्री, दूसरा वाला में मैच कर जाता है 48 डिग्री। ये तो 64 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो ये होगा ही नहीं, है ना। अब आगे हम लोग देखते हैं 17 नंबर में लिखा हुआ AOB एक सरल रेखा है तो x का मान होगा। बताइए x का मान क्या होगा।
तो x का मान निकालने के लिए क्या, तो यहाँ देखिएगा फिगर दिया हुआ है, इस फिगर को ध्यान से समझिएगा। तो लिखा हुआ है x और 2x, इसको बहुत आसानी से बना लेंगे। देख लीजिए क्या करेंगे, तो देखिएगा इस तरह का जो साइन होता है इसका किसका मान होता है, 90 डिग्री का मान होता है। तो ये लाइन सीधी लाइन है, तो सीधी लाइन 90 डिग्री बना रहा है। तो इस साइड अगर 90 डिग्री बना है, तो इस साइड में जो देखिएगा ये साइड ऐसे जो लेते हैं, तो ये भी कितना बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। ये 90 के बीच में ही दो कोण बांट दिया, एक कर दिया है x और एक कर दिया है 2x। तो हम लोग इसको कैसे सोल्व कर देंगे, देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, तो देखिएगा लिखेंगे x प्लस 2x बराबर 90 डिग्री, क्योंकि उस दोनों को जोड़ देंगे कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब इसको जोड़ते हैं तो हो जाएगा 3x बराबर 90 डिग्री। हमको x का मान चाहिए, तो लिखेंगे 90 डिग्री और 3 को इधर लाते हैं भागा में हो जाएगा, कट जाएगा कितना बार में, 30 बार में। तो लिखेंगे x बराबर 30 डिग्री। अब हम लोग ऑप्शन से मिला के देखते हैं कि 30 डिग्री किस में दिया हुआ है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर में पहला में तो नहीं है, दूसरा में 20 डिग्री, तीसरा में 30 डिग्री। तो कौन सा है इसका आंसर, 30 डिग्री तीसरा नंबर होगा। बात समझ में आ गया। अब हम लोग आ जाते हैं आगे का क्वेश्चन। अब आगे में क्या दिया, 18 नंबर। 18 नंबर में लिखा हुआ है कि यदि ए बी समांतर सी डी तो x का मान होगा। बताइए x का मान क्या होगा, तो बताइए इसका फिगर, इसमें भी फिगर दिया हुआ है, इस फिगर के आधार पर हम लोग को x का मान निकालने बोल रहा है। चलिए हम लोग x का मान बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। अब कैसे निकालेंगे तो देख लीजिए, हम आप लोगों को थोड़ा सा समझा देते हैं। देखिएगा यहाँ दिया हुआ है 130 डिग्री, तो यहाँ का मान हम लोग को पूछ रहा है, तो करेंगे क्या, सो देखिएगा ये इधर का जो कोण है, इधर का कोण, इस कोण को, एक कोण है, एक कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ अगर 130 डिग्री थी, इस साइड भी कितना होगा, 130 डिग्री होगा, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन चलिए इसको हम थोड़ा सा सोल्व करके बता देते हैं। जैसे फिगर जो दिया हुआ उसमें देखिएगा इस तरह से फिगर दे दिया है ना। अब फिगर जो दिया हुआ उसमें देखिएगा इस तरह से एक तिर्यक रेखा दिया, यहाँ दे दिया है कितना, 130 डिग्री, यहाँ दे दिया हुआ है x दिया हुआ है। चलिए हम लोग को इसका मान चाहिए, इसलिए ज्यादा ना लिखे, इसको रफ टाइप से बस समझा देते हैं। अब इसमें हम लोग को करना क्या है, इधर का मान नहीं दिया तो इसको हम लोग एक मान लेते हैं। लिखेंगे कोण 1 बराबर 130 डिग्री, क्या है ये, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण यही दिया हुआ है, ठीक है। अब शीर्षाभिमुख कोण दे दिया है। अब हम लोग को करना क्या है, जो देखिएगा अब हम क्या करेंगे, तो देखिए ये कोण जो दिया हुआ है और ये कोण, ये दोनों एक ही ओर का अंता कोण है, और एक ही ओर के अंता कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो लिख सकते हैं x प्लस कोण 1 बराबर 180 डिग्री, है ना। तो x बराबर प्लस कोण 1 का मान 130 निकाले तो 130 डिग्री है, बराबर 180 डिग्री, यही दिया हुआ 180 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, x बराबर इसको इधर ले आते हैं, जब इधर ले आएंगे तो जगह 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। अब घटा दीजिए, घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। तो देखते ऑप्शन में 50 डिग्री किसमें मैच करता है, तो देखिएगा 50 डिग्री जो मैच करता है वो क्वेश्चन नंबर, यानी इसका ऑप्शन नंबर तीसरा करता है, क्योंकि 130 दिया हुआ, 180 दिया, 40, तो इसका ये हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए 19 नंबर देखिए, लिखा त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में AB बराबर AD तथा कोण A बराबर कोण D है, तो दोनों त्रिभुज SAS नियम से सर्वांगसम होंगे यदि, अब यहाँ लिखा हुआ है AC बराबर D, BC बराबर EF और BC बराबर DE और AC बराबर EF। बताइए इसमें कौन सा होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पहला होगा। कौन सा होगा, पहला, AC बराबर DE होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला हो जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 20वां में क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है तथा कोण A बराबर 50 डिग्री है, तो कोण C का मान होगा। बताइए C का मान क्या होगा। चलिए इसको हम लोग सोल्व करके देखते हैं, थोड़ा सा रफ करके देखते हैं कि क्या होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा सबसे पहले क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना देते हैं। अब एक त्रिभुज बनाएंगे तो यहाँ लिख दिया क्या है, ABC, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे ABC, उसमें बोल दिया है A पर मेरा 50 डिग्री है, ठीक, और A साइड और ये साइड क्या है, इक्वल है, तो इसका मतलब A कोण और A कोण क्या होगा, इक्वल होगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं कोण B बराबर कोण C, ऐसा तो लिख सकते हैं। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, तो लिख सकते हैं। अब इसके आगे कोण A
प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ये तो इक्वेशन 1 हो, मान लीजिए। अब बताइए कोण ए प्लस, क्योंकि हमको सी का मान निकालना है तो बी का जरूरत है नहीं, तो हम लोग बी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे कोण सी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सोल्व करते हैं आगे। तो ए का मान दिया हुआ है 50 डिग्री प्लस ये दोनों जोड़ देंगे, हो जाएगा 2 कोण सी बराबर 180 डिग्री, यही होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 50 को इधर ले आइए, तो 2 कोण सी बराबर 180 डिग्री माइनस में हो जाएगा 50 डिग्री, क्योंकि प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब घटा दीजिए, अगर इसको घटाते हैं तो 100 हो जाता है 30 डिग्री। अब हम लोग c बराबर, इसको 2 को इधर लाते हैं तो गुना में हो जाएगा, क्या चीज में, भागा में हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। अब अगर हम लोग 2 से काटते हैं तो कितना बार में, तो 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 6 दूना 12 और 5 दूना 10, यानी कोण c बराबर हो जाएगा 65 डिग्री। क्या होगा, 65 डिग्री होगा कोण c का मान। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन मैच करता है। तो देखिएगा 20 नंबर में 65 डिग्री की बात कर, पहला में 50 है, दूसरा में 60 है, तीसरा नंबर इसका क्या करता है, मैच करता है 65 डिग्री, और चौथा में दे दिया हुआ 130 डिग्री, तो ये तो होगा नहीं, है ना। अब हम लोग आ जाते हैं 21 नंबर, यदि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है, त्रिभुज पी क्यू आर, तो कोण क्यू बराबर, बताइए कोण क्यू बराबर होगा, तो कोण क्यू किसके बराबर होगा, तो कोण क्यू जो होगा वो किसके बराबर हो सकता है, सो बताइए। तो कोण क्यू जो होगा वो बी के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। अब बोलिए कैसे होगा, देख लीजिए, थोड़ा सा आप लोग इसको भी समझ लीजिए। जैसे कि अगर हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं, देखिए तो अब यहां लिखते हैं ए बी सी, यहां हो जाएगा पी क्यू आर, तो ए के बराबर पी और बी के बराबर कौन सा होगा, क्यू, तो इसके बराबर ये होगा, सी के बराबर कौन सा है, आर है। तो हम लोग को यही चीज पूछ रहा था, इसका मतलब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। अब हम लोग आ जाते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर में लिखा, दो आकृतियां सर्वांगसम कहलाती है यदि उनके एक दूसरे के समान होती है। पता है एक दूसरे के समान क्या होती है, आकार, माप, एक और दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं, वो बताइए। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, कोई भी त्रिभुज सर्वांगसम तब कहलाती है जब उसका आकार और माप यानी साइज, यानी शेप और साइज दोनों हो, तभी उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सर्वांगसम बोलते हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, इसका सही तीसरा होगा। कौन सा होगा, तीसरा नंबर इसका सही हो जाएगा। अब चलिए हम लोग इसके आगे का देखते हैं। चलिए देखिएगा, हीरोन का सूत्र में एस क्या है, एस जो होता है क्या बोलते हैं, एस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एस का मतलब होता है अर्ध परिमाण, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो क्या हो जाएगा, ये तीसरा इसका ऑप्शन होगा, सेमी पेरीमीटर होता है इसका मतलब, ठीक है। सेमी पेरीमीटर किसका पेरीमीटर, तो ट्रायंगल का, है ना। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, क्योंकि अगर आप लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। अब हम लोग आ जाते हैं 24 नंबर। 24 नंबर में क्या लिखा हुआ, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 अनुपात 4 अनुपात 5 के अनुपात में है और इसका परिमाप 60 सेंटीमीटर है, तो इसकी सबसे बड़ी भुजा होगी। बताइए इसकी सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, अगर इसका परिमाप इतना दिया हुआ है। अब इस तरह से अगर है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करके थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, थोड़ा सा देख लीजिए आप। देखिए करना क्या होगा, हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं a बराबर 3x, b बराबर 4x और c बराबर 5x। परिमाप हम लोग को दिया हुआ, परिमाप कितना दिया हुआ है, तो परिमाप दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, ठीक। हम लोग क्या करेंगे, सो देखिएगा, तो अर्ध परिमाप बराबर जब हम लोग निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, तो अर्ध परिमाप निकालने का तरीका क्या होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि तीनों भुजा दिया हुआ है तो तीनों भुजाओं का योग होता है, तो परिमाप बराबर लिखेंगे। तो देखिएगा क्या लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर 60 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बराबर परिमाप होता है।
तो डिग्री नहीं सेंटीमीटर है। यहाँ लिखेंगे 3x प्लस 4x प्लस 5x बराबर 60 सेंटीमीटर, जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 9 2 12, यानी 12x बराबर 60 हो जाएगा, है ना। 12 का टेबल में 60, 12 25 60, 5 12 में, इसका मतलब x बराबर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, एक तरह समझिए आ गया। अब हम लोग इसमें वैल्यू बैठाते हैं, तो अगर हम लोग इसमें वैल्यू बैठाएंगे तो 3 गुने 5 बराबर 5 दिया 15 सेंटीमीटर। फिर यहाँ लिखेंगे 4 गुने 5 बराबर कितना हो जाएगा 4 5 20 सेंटीमीटर। और इसमें लिखेंगे 5 गुने 5 बराबर कितना 5 5 25 सेंटीमीटर। हम लोग को क्या पूछा है कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, तो इसका सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी 25 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन में इसमें 25 सेंटीमीटर कौन है, पहला में 15, दूसरा में 20 और तीसरा में क्या दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब तीसरा होगा। चौथा में दे दिया है 30। इसीलिए अब हम लोग आ जाते हैं 25 नंबर। 25 नंबर में एक त्रिभुज की भुजा 5 12 और 13 है, तो इसका क्षेत्रफल होगा। बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो अगर आप हीरोन सूत्र जानते हैं तो इसको आप बना सकते हैं। हीरोन सूत्र पर ये क्वेश्चन बनेगा, आपका ए दिया है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। आप सबसे पहले इसका एस निकालिए, एस निकालने के बाद हीरोन सूत्र से बनाइएगा, तो इसका आंसर कितना होगा। तो इसका जो आंसर आपके पास आ जाएगा, कौन सा नंबर है 25 नंबर का जो है वो हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप सोल्व करके देख लीजिएगा आता है कि नहीं वो देख लीजिएगा, ठीक है। अब लिखा हुआ 26 नंबर, यदि एक समबाहु त्रिभुज का एक भुजा ए है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4a स्क्वायर। ये होगा तीसरा नंबर, क्योंकि ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, कौन सा होगा √3/4a स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं 27 नंबर। 27 नंबर लिखा, यदि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, तो शंकु की ऊंचाई क्या होगा। देखिए अगर इसको देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। देखिएगा शंकु की ऊंचाई बोल रहा है, तो शंकु की ऊंचाई निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, h बराबर होता है √L का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर, यही होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो देखिएगा L तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ, तिर्यक ऊंचाई कितना दिया 13, तो लिखेंगे यहाँ 13 का स्क्वायर माइनस, उसके बाद क्या है त्रिज्या दिया 5, तो लिखेंगे 5 का स्क्वायर। अगर इसको आप सोल्व कीजिएगा तो 13 का स्क्वायर 169, यहाँ हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब 25 जब हो जाता है तो दोनों को घटा दीजिएगा तो आ जाएगा 144 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 144, और 144 का वर्गमूल होता है 12। कितना होता है 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब h बराबर आपका कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। हम लोग को ऊंचाई ही निकालने बोल रहा है। अब देखते हैं 12 किसने दिया हुआ, देखिएगा 27 नंबर में 12 पहला में ही मैच कर जाता है। 12 सेंटीमीटर दिया हुआ, दूसरा में 8 सेंटीमीटर, तीसरा में 10 सेंटीमीटर, चौथा में 18 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा होगा, हाँ पहला होगा। अब हम लोग आ जाते हैं 28 नंबर में। 28 नंबर में क्या, ऊंचाई h, त्रिज्या r और तिर्यक ऊंचाई l वाले शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई r इंटू आर प्लस एल, यानी ये होगा इसका आंसर पाई r इंटू एल प्लस आर। ये इसका होता है फॉर्मूला, क्योंकि आप लोग फॉर्मूला अगर याद किए होंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आप इसका आंसर बता दीजिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं वर्ग अंतराल 100 और 120 का वर्ग चिन्ह है। वर्ग चिन्ह किसको बोलते हैं, दोनों को क्या करेंगे जोड़ के भागा दे देंगे हम लोग 2 से। तो वर्ग चिन्ह बराबर होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। तो उच्च सीमा मतलब लिखेंगे 120 प्लस 100 बटा क्या करेंगे 2। अब जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 220 बटा 2, काट दीजिएगा तो हो जाएगा 110। अब 110 ऑप्शन नंबर किसमें है, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर आप देखिएगा तो ऑप्शन नंबर आप लोग कौन सा मिलता है, तीसरा मिलता है। कितना दिया हुआ 110, तो 29 का भी हो गया। अब 30 नंबर देखिएगा, 30 नंबर क्वेश्चन देख रहे होंगे। 30 नंबर में भी क्या दिया हुआ है कि वर्ग अंतराल 90 और 100 के ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा का मतलब होता है बड़ी संख्या। ये दोनों अंतराल में 90 और 100 में सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो 100, 90 और 100 में सबसे बड़ी संख्या है 100। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं ऊपरी सीमा, इसी को हम लोग बोलते हैं उच्च सीमा। तो उच्च सीमा या ऊपरी सीमा कितना है 100 है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा दूसरा हो जाएगा। पहला तो 90 है, इसमें 95, तो इसमें 95 तो दिया भी नहीं। उसके बाद चौथा में दिया 110, इसमें 110 है भी नहीं, तो इसका मतलब कौन सा होगा, यही होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ऊपरी सीमा या उच्च सीमा का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या दोनों अंतराल में कौन सा है 100 है ना, इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 100 हो जाएगा। चलिए इस तरह से हम आपका
तीसों के तीसों क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। अब नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे और वो भी सेक्शन बाय सेक्शन, पार्ट बाय पार्ट बताएंगे। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। और आप लोग को थोड़ा सा ये भी कर दीजिएगा, इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर भी कर दिया कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।